स्टडी पॉइंट की टैली स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। और आज हम लेखांकन की पारिभाषिक शब्दावली पर बात करेंगे, यानी कि टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग पर बात करेंगे। इनमें अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जैसे कि राजस्व यानी कि रेवेन्यू, आय यानी कि इनकम, बट्टा या छूट यानी कि डिस्काउंट, डूबत ऋण यानी कि बैड डेट्स, लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन, प्रमाणक यानी कि वाउचर्स पर आज हम लोग बात करेंगे। नंबर 1, रेवेन्यू। गुड्स या सर्विसेज को मार्केट में सेल करने से जो राशि प्राप्त होती है उसे रेवेन्यू कहते हैं। आय यानी कि इनकम। गुड्स या सर्विसेज को मार्केट में सेल करने से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उससे सभी एक्सपेंसेस घटाने के बाद जो राशि शेष बचती है उसे आय कहते हैं। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। 3 चीजों को एक्सप्लेन किया है मैंने, रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, द गुड्स कॉस्टिंग ₹4 lakh आर सोल्ड फॉर ₹5 lakh. The sale amounting to ₹5 lakh is called revenue. The cost amounting to ₹4 lakh is called expenses, and the difference between two is known as income, that is ₹1 lakh. So income is equal to revenue minus expenses. There are 2 types of income. Number 1, direct income यानी कि प्रत्यक्ष आय। इनडायरेक्ट इनकम यानी कि अप्रत्यक्ष आय। नंबर 1, डायरेक्ट इनकम यानी कि प्रत्यक्ष आय। मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय प्रत्यक्ष आय कहलाती है। अर्थात जिस चीज का हमारा मेन बिजनेस होता है उस मेन बिजनेस से जो इनकम रिसीव होती है उसे हम डायरेक्ट इनकम के नाम से जानते हैं। जैसे हमारा कोचिंग सेंटर है तो कोचिंग क्लासेस से जो हमें फीस रिसीव होगी उस फीस को हम लोग डायरेक्ट इनकम के नाम से जानेंगे। नंबर 2, अप्रत्यक्ष आय यानी कि इनडायरेक्ट इनकम। मुख्य व्यवसाय के अलावा किसी अन्य रास्ते से होने वाली इनकम अप्रत्यक्ष आय यानी कि इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। जैसे कि हमारी कोचिंग संस्थान है, हमारे कोचिंग संस्थान से जो क्लासेस चलती हैं उनसे जो हमें फीस मिलती है उसे हम डायरेक्ट इनकम के नाम से जानते हैं। परंतु यदि हमने अपने क्लास में कोचिंग चलने के अलावा यदि उस रूम को कोचिंग के अतिरिक्त हमने किराए पर उठा रखा है तो मिलने वाला किराया अप्रत्यक्ष आय माना जाएगा। इसके अलावा यदि हमने किसी व्यक्ति को कोई राशि उधार दी हुई है तो उस उधार राशि से मिलने वाला ब्याज अप्रत्यक्ष आय में
शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट, बट्टा या छूट यानी कि डिस्काउंट। व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली रियायत छूट या बट्टा कहलाती है। इट इज अ rebate or an allowance given by the seller to the buyer is known as discount. छूट दो प्रकार की होती है। There are two types of discount. Number 1, trade discount यानी कि व्यापारिक बट्टा। नंबर 2, कैश डिस्काउंट यानी कि नगद बट्टा। नंबर 1, व्यापारिक बट्टा यानी कि ट्रेड डिस्काउंट। जब कोई व्यापारी अपने ग्राहकों द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तु के मूल्य में कोई कमी करता है तो उसे व्यापारिक बट्टा कहा जाता है। व्यापारिक बट्टा दिए जाने का प्रमुख उद्देश्य ग्राहकों को अपने व्यापार की ओर आकृष्ट करना होता है। यह छूट विक्रय मूल्य में से कुछ निश्चित प्रतिशत के रूप में दी जाती है। इस छूट को संबंधित बिल में से ही घटा दिया जाता है और इसका कोई भी रिकॉर्ड व्यापारिक पुस्तकों में नहीं किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट, when discount is allowed by a seller to its customers at a fixed percentage on the list or catalog price of the goods is called trade discount. It is not recorded in the books of account as it is deducted in the voice or cash memo itself from the ग्रॉस वैल्यू ऑफ द गुड्स। इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी लेखा पुस्तकों में नहीं होता। इसे संबंधित बिल में से डायरेक्ट माइनस कर दिया जाता है और जो वैल्यू शेष बचती है उस राशि से ही जर्नल प्रविष्टियां की जाती हैं। नंबर 2, नगद बट्टा यानी कि कैश डिस्काउंट। व्यापारिक चलन के अनुसार प्रत्येक ग्राहक को एक निश्चित अवधि में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। अगर ग्राहक एक निश्चित तिथि से पहले ही भुगतान कर दे तो उसे दी जाने वाली छूट नगद छूट कहलाती है। नगद छूट ग्राहकों को शीघ्र भुगतान करने के लिए प्रेरित करती है। यह भी एक निश्चित प्रतिशत की दर से दी जाती है। कैश डिस्काउंट, when cash discount is allowed to the customers for making prompt payment is called cash discount. इसका मतलब नगद छूट या कैश डिस्काउंट ग्राहकों को तुरंत भुगतान करने के लिए दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए सेलर अलाउज 2% डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन ए वीक, इट विल बी कॉल्ड कैश डिस्काउंट. It is always recorded in the books of accounts. It means कैश डिस्काउंट का लेखा पुस्तकों में किया जाता है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, अगला डूबत ऋण यानी कि बैड डेट्स। व्यापारियों द्वारा उधार बेची गई माल की कुल राशि देनदारों से प्राप्त हो जाए यह आवश्यक नहीं है। अतः इस उधार की राशि में से जो राशि व्यापारी को प्राप्त नहीं हो पाती है उसे डूबत ऋण कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक व्यापारी ने कुछ राशि उधार के रूप में माल बेच रखा है और उसे पूरा अमाउंट वापस नहीं मिल पाता है तो ना मिलने वाली राशि डूबत ऋण कहलाती है। जैसे
एक व्यापारी सोहन को 600 रुपए का उधार माल बेचता है, परंतु सोहन कुछ समय बाद दिवालिया हो जाता है और व्यापारी को सोहन से मात्र 400 रुपए ही मिलते हैं। तो 200 रुपए की राशि जो कि व्यापारी को नहीं मिल रही है, इस राशि को डूबत ऋण कहा जाएगा। ऐसी राशि व्यापार के लिए हमेशा हानि होती है। नेक्स्ट, लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन। व्यापार में माल संबंधी क्रय विक्रय और वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। ऐसे सभी लेन देन मुद्रा के रूप में मापे जा सकते हैं और इन व्यवहारों का भुगतान तुरंत या भविष्य में किया जा सकता है। व्यापारी द्वारा किए जाने वाले सभी आदान प्रदान लेन देन कहलाते हैं। जब सौदे का तुरंत भुगतान किया जाता है तो उसे नगद लेन देन कहा जाता है, जबकि भुगतान भविष्य में जब किया जाता है तो उसे क्रेडिट लेन देन या उधार लेन देन कहा जाता है। दो तरीके के लेन देन होते हैं, एक तो नगद और दूसरा उधार। जिसका भुगतान तुरंत किया जाता है उसे नगद लेन देन, और जिसका भुगतान कुछ समय बाद किया जाता है उसे उधार लेन देन कहते हैं। नेक्स्ट, वाउचर यानी कि प्रमाणक। व्यापार संबंधी सभी लेन देनों के प्रमाणों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दिए या लिए जाते हैं उन्हें प्रमाणक कहते हैं। उधार क्रय या विक्रय हेतु दी जाने वाली रसीदें, बैंकों में जमा करने हेतु मिलने वाली स्लिप व बैंकों से पैसा निकालने हेतु चेक आदि सभी चीजें वाउचर या प्रमाणक कहलाती हैं। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। वाउचर। A voucher is a document which provides the authorization to pay and on the basis of which the business transactions are first of all recorded in the books of accounts. A separate voucher is prepared for each transaction and it specifies the accounts to be debited or credited. The form of a voucher varies from firm to firm since vouchers are printed separately by different firms in their own names. Vouchers are prepared by the accountant and each voucher is numbered and countersigned by an authorized person of the firm. आशा करते हैं आपको आज की अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी समझ में आई होंगी। पीछे के जो भी वीडियोस अभी तक दिए गए हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग पीछे के सभी वीडियोस अवश्य देख लें ताकि अकाउंटिंग फंडामेंटल संबंधी आपको कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।